नमस्कार। मैं अंजू सांगवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से श्री डूंगरगढ़ कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अध्ययन के अंतर्गत रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का नाम आदर से लिया जाता है। बिहारी के बाद ये सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हुए हैं। इनके जैसी लोकप्रियता बहुत कम कवियों को प्राप्त होती है। पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट एक महान विद्वान एवं कवि थे। पद्माकर का जन्म बांदा में 1753 ईस्वी में हुआ और 80 वर्ष की आयु पाकर 1833 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ। पद्माकर किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाए। हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह की सेना के बड़े अधिकारी थे। उनकी वीरता पर मुग्ध होकर पद्माकर ने हिम्मत बहादुर वीरुदावली की रचना की। यह वीर रस की फड़कती हुई रचना है। सत्तारा के महाराज रघुनाथ राव राघोबा ने इन्हें एक हाथी, 1 लाख रुपए और 10 गांव दिए थे। तत्पश्चात पद्माकर जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के यहाँ रहे। उनके पुत्र जगत सिंह के संरक्षण में रहकर पद्माकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद की रचना की। यहीं पर इन्होंने अपने अलंकार ग्रंथ पद्माभरण की रचना भी की। महाराजा जगत सिंह के स्वर्गवास के बाद ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में भी रहे। हितोपदेश का भाषा अनुवाद इन्होंने ग्वालियर में रहकर किया। बाद में ये ग्वालियर से बूंदी गए और वहाँ कुछ काल तक रहने के बाद बांदा आ गए। अंतिम समय में ये रोगग्रस्त रहते थे, तभी इन्होंने प्रबोध पचासा की रचना की। अंतिम समय निकट जानकर ये कानपुर में गंगा तट पर रहने लगे और वहीं इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गंगा लहरी की रचना की। देखिए, इस प्रकार से हिम्मत बहादुर वीरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, हितोपदेश का भाषानुवाद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, ये सब पद्माकर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस प्रकार पद्माकर के लिखे ग्रंथ निम्नवत हैं। हिम्मत बहादुर वीरुदावली ये एक वीर रस प्रधान चरित काव्य है। प्रताप शाही वीरुदावली ये भी चरित काव्य है। चरित काव्य अर्थात किसी के चरित्र का जिसमें उल्लेख होता है। कली 25 इसमें कलयुग का वर्णन है। जगत विनोद श्रृंगार रस का ग्रंथ है, रस निरूपक ग्रंथ, रीति ग्रंथ है ये। पद्माभरण ये एक अलंकार ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ। प्रबोध पचासा वैराग्य निरूपक ग्रंथ है। और गंगा लहरी इसमें गंगा नदी का महात्म्य में बताया गया है। जगत विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। इसे हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये अति लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विशद विवेचन किया गया है जगत विनोद में। काव्यांगों के लक्षण दोहों में हैं तथा उदाहरण कवित सवैयों में हैं। इस ग्रंथ की रचना के लिए आधार सामग्री भानुदत्त की रसमंजरी, केशव की रसिक प्रिया और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से ली गई हैं। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि लक्षण सुबोध हैं तथा उदाहरण सरस हैं। पद्माकर की गणना अच्छे कवियों में होती है। उनकी रचनाओं में कवित्व का पूर्ण उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। मधुर और स्वाभाविक कल्पना, सजीव मूर्ति विधान एवं उपयुक्त शब्द चयन के कारण इनकी कविता का भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों ही सशक्त बन पड़े हैं। भाषा की प्रवाहमयता एवं विषय की सरसता के कारण पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में स्थान पाते रहे हैं। इनकी होली विषयक एक प्रसिद्ध सवैया इस प्रकार से है। फागु की भीड़ अभिरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाय अबीर की झोरी, जीनी पितंबर कमर तेसू, विदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लल्ला, फिरी आइयो खेलन होरी। ये एक होली के संबंध में लिखा गया उनका प्रसिद्ध सवैया है। इसमें पद्माकर कहते हैं कि फागु की भीड़ में, कि फागुन महीने के जो होली हैं उसकी भीड़ में अभिरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी की। अभिरों की टोली में से गोविंद को पकड़कर एक जो गोरी है, वो गोपी है, वो गोविंद को भीतर ले गई। भाई करी मन की पद्माकर,
उस गोपी के मन में जो आया वो गोविंद के साथ उसने किया। ऊपर नाय अबीर की झोरी, अबीर जो रंग है वो सारे उसकी झोली उन्होंने उनके ऊपर डाल दी। झीनी पितंबर कमर तेसों विदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, और उनकी कमर से जो पितंबर है उसको छीन लिया और अंत में उनके गालों को मरोड़ते हुए उनको वहाँ से भेजा। और साथ ही कहने लगी, नैन नचाए कहीं मुस्काए, मुस्कुरा कर उन नेत्रों को नचाते हुए बोली कि लल्ला फिर से कभी होली खेलने आइयो। पद्माकर की कविता में अनुप्रासिकता के साथ साथ कोमल भाव तरंग, मधु कल्पना, साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग से वे अनुभूति को सशक्त रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। अहो नंद लाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरे जुरी जाएगी। कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, ओरे लो आ चका बिनु घोरे घुरी जाएगी। सिरे उपचारण घनेरे घन सारन सो, देखत ही देखो दामिनी लो दूरी जाएगी। तो ही लगी चैन जो लो चेत ही न चंद्रमुखी, चेतेगी कहूँ तो चांदनी में चूरी जाएगी। ये पद्माकर की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं कि किस कवि से संबंधित हैं। इन्हें ज़रा ध्यान से देख लें। इनका एक और प्रसिद्ध सवैया है, मोहे लखी सोवत विथोरी रिगो, सुबेनी बनी तोरिगो हिये को हार, छोरिगो सुगैया को कहे पद्माकर त्यों घोरी के घनेरो दुख, बोरिगो विसासी आज लाज ही की नैया को। अहित अनेसो ऐसो कौन उपहास याते, सोचन खरी में परी जोवती जुनहैया को। बूझी है चबैया तब केहो कहा दैया, इत पारिगे को मैया मेरी सेज पे कन्हैया को। इस प्रकार से ये पद्माकर की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जिसका प्रयोग हम निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर देते समय कर सकते हैं कि पद्माकर के भाव पक्ष एवं कला पक्ष के सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। उसमें इन उदाहरणों को लिखा जा सकता है। अब आता है रीतिकाल में इन प्रसिद्ध कवियों के काव्य के साथ साथ रीति निरूपक ग्रंथों के साथ साथ कुछ लोक काव्य भी लिखा गया था, लोक जीवन से संबंधित। वो क्या था उसे हम थोड़ा देख लेते हैं। रीतिकाल के कवियों में से कुछ कवि ही ऐसे हैं जिन्होंने लोक जीवन को अपना काव्य विषय बनाया है। इस प्रकार के कवि अधिकतर वे हैं जो या तो नीतिकार हैं या सुक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसे कवियों में प्रमुख हैं, अर्थात वो कवि जिन्होंने रीतिकाल में भी लोक काव्य लिखा है, वो हैं वृंद कवि, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, वैताल कवि। अब ये निबंधा अति लघुतरात्मक प्रश्न बन जाता है कि रीतिकाल के लोक काव्य लिखने वाले कवियों का नाम लिखिए, तो वृंद, गिरधर कविराय, दीनदयाल, वैताल, ये सब हमें याद रखना है। वृंद कवि 1704 ईस्वी ने वृंद सत्सई नामक नीति ग्रंथ में 700 दोहों की रचना की। इनके ये दोहे अत्यंत लोकप्रिय हैं तथा कभी कभी तो लोग इनके दोहों को बिहारी के दोहे समझ लेते हैं। इनके दो दोहे प्रस्तुत हैं। फीको पे नीको लगे कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गारी। ये इन्होंने नीतिपरक दोहा लिखते हुए बताया है कि फीको पे नीको लगे कि कितना ही फीका क्यों न हो फिर भी वो नीको अर्थात अच्छा लगने लगता है। यदि समय को विचार करके कोई बात कही जाए तो फीकी बात भी अच्छी लगती है। जैसे कि सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गाली, जैसे गाली बुरी चीज़ है, देने पर कोई भी नाराज हो जाता है, किंतु विवाह में गाली दी जाती है तो सब लोग उस गाली को सुनकर हर्षित ही होते हैं। भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही, जानी परत है काग पिक ऋतु बसंत के माही। कि बसंत ऋतु आने पर ही जिस प्रकार से कोए और कोयल की पहचान होती है, क्योंकि दोनों काले हैं और जब बोलते हैं तभी समझ में आता है कि कौन कौवा और कौन कोयल। इसी प्रकार भला बुरा ये सब एक जैसे ही लगते हैं, वाणी से ही मनुष्य की पहचान होती है। वैताल चरखारी बुंदेलखंड के राजा प्रताप सिंह, जिनको कि विक्रम शाही के नाम से भी जाना जाता है, के सभापति थे। वैताल चरखारी ने अपनी रचनाओं में विक्रम को संबोधित करते हुए नीति काव्य की रचना की। उनका एक कविता प्रस्तुत है। राजा चंचल होए मुलक को सर करी रावे, पंडित चंचल होए सभा को उत्तर दे आवे, हाथी चंचल होए समर में सूंड उठावे, घोड़ा चंचल होए झटपट मैदान दिखावे। ये चारों चंचल भले राजा पंडित गज और तुरी, बेताल कहे विक्रम सुनो तिरिया चंचल अति बुरी। खेतीबाड़ी से संबंधित अनेक कहावतें घाघ ने कहकर लोक जीवन का चित्रण काव्य में किया है।
जीवन के निगूढ़तम रहस्य को व्यवहारिक जीवन में नीति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से बेताल चरखरी के साथ में जो घाघ कवि हैं वे भी प्रसिद्ध लोक जीवन का चित्रण करने वाले कवि हैं। रीतिकाल के नीतिकारों में दीनदयाल गिरी 1802 ईस्वी का महत्वपूर्ण स्थान है। लौकिक विषयों पर लिखी इनकी अन्योक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं। इनके ग्रंथ का नाम है अन्योक्ति कल्पद्रुम। क्रूर व्यक्ति कोमल नहीं हो सकता, इसका उल्लेख उन्होंने निम्न पंक्तियों में किया है। केतो सोम कला करो, केतो सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि सो द्रवे यह तेलिया पखान। बरने दीन दयाल चंद तुम ही चेत चेतो, पूर्ण कोमल वही कला जो कीजिए केतो। गिरधर कविराय की कुंडलियाँ भी नीति परक काव्यों के रूप में बड़ी प्रसिद्ध रही हैं। उनकी एक कुंडली देखिए, रहिए लटपट काटी दीन बरु घाम ही में सोए, छान बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा दे है, जा तीन ते बहे बयारी, टूटी तब जर से जे है। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की कहिए, पाता सब जरी जाए तऊ छाह में रहिए। यहाँ पर देखिए कुंडलियाँ नाम आया है। कुंडलियाँ एक छंद होता है, उसी छंद में इन कवियों ने अपनी नीति परक काव्य की रचना की है। रीतिकाल के अन्य कवियों ने लोक जीवन की उपेक्षा ही की है। सबने आचार्यत्व की ओर ध्यान दिया, कवित्व की ओर ध्यान दिया और रीति निरूपण में ही उनका मोह रहा। लोक जीवन की ओर उनका ध्यान उतना नहीं गया है। दरबारी वातावरण, श्रृंगारिकता एवं रसिकता के कारण उन्हें साधारण जनता के दुख दर्द की न तो अनुभूति थी और न ही जनता से उनका कोई जुड़ाव था। इसलिए रीतिकाल में लोक जीवन उपेक्षित ही रहा है। त्योहारों का कुछ चित्रण अवश्य पद्माकर जैसे कवियों ने किया है। इन्हें तो सर्वत्र नायिका की रस भरी चितवन, उन्नत उरोज एवं सुंदर गात ने ही उद्वेलित किया, अतः लोक जीवन के सरस चित्रण में इनकी वृत्ति नहीं रम सकी। तो इस प्रकार से रीतिकाल का जो लोक जीवन है वो हमें बहुत कम ही जानने को मिलता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर एक तो पद्माकर कवि का भाव सौंदर्य में कला सौंदर्य आप लोग अच्छे से देख लेंगे। यहाँ वीडियो में दिए गए उदाहरणों को याद कर लें तथा साथ ही रीतिकाल में जो लोक जीवन पर आधारित कवि हैं उनके नाम और उनकी एक आदि रचना का नाम भी अवश्य अति लघुतरात्मक प्रश्नों के लिए याद कर लिया जाए। ये रीतिकाल के कुछ प्रसिद्ध कवि हैं जिनकी हमने चर्चा की। रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में, रीतिकाल की समय सीमा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम रीतिकाल के इन प्रसिद्ध कवियों की हमारे पाठ्यक्रम में दी गई रचना की सहप्रसंग व्याख्या भी करेंगे, क्योंकि व्याख्या से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे जो कि काफ़ी अधिक अंकों के होते हैं। वीडियो को अच्छे से देखने के बाद में इसको नोट्स के रूप में एक रजिस्टर में लिखते जाएं, जो कि परीक्षा के समय काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।